नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजनाथ गांव के चुखलीवाड़ में 75 साल से पोला पर्व पर बैल दौड़ आयोजित की जाती है, जिसके चलते इस साल भी बैल दौड़ आयोजित की गई। आपको बता दें कि चुखलीवाड़ सबसे पुराने वार्डों में से एक है और आजादी के पहले से यहां बैल दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। तो इसी साल भी बैल दौड़ में गांव और शहर के बैल आते हैं और इस पोला पर्व पर बैल दौड़ में 5 तरह के पुरस्कार रखे जाते हैं, जिसमें बैल की सजावट और बैल के कपड़ों पर भी पुरस्कार रखा जाता है। बिलासपुर में प्रगतिशील लेखक संघ और प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में ख्यात ब्लद साहित्यकार हरिशंकर परसाई की समिति में वैचारिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में साहित्यकारों, पत्रकारों और कवियों ने परसाई के लेखन और विचारों पर विस्तार से चर्चा की। देखिए ये रिपोर्ट। बिलासपुर के प्रेस क्लब सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत परसाई जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने से हुई। इकाई अध्यक्ष हबीब खान ने गोष्ठी की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि परसाई का लेखन हमें व्यवस्था से सवाल करना और आमजन की आवाज को मजबूती देना सिखाता है। पत्रकार राजेश अग्रवाल और प्रेस क्लब अध्यक्ष इरशाद अली ने कहा कि परसाई के लेखन से प्रेरणा लेकर समाज और पत्रकारिता को दिशा दी जा सकती है। प्रलेस के प्रांतीय अध्यक्ष नथमल शर्मा ने कहा कि परसाई ने अपना पूरा जीवन सामाजिक बेहतरी के लिए समर्पित किया और उनका मानना था कि व्यंग के मूल में करुणा होनी चाहिए। हमारे सामने ही सारी चीजें घटित होती रहती हैं, पर हम समझ नहीं पाते हैं। तो हरिशंकर परसाई जी ने एक नई विधा लेकर वो आए। वैश्विक स्तर पर तो चल ही रही थी, साहित्य में व्यंग की विधा चल रही थी, पर हमारे इंडिया में, हमारे भारत में वो विधा उस समय नहीं थी जब उन्होंने लिखना प्रारंभ किया था। तो हरिशंकर परसाई जी ने जो व्यंग की विधा में लिखना शुरू किया, वो एक लाक्षणिक विधा है। आज हरिशंकर परसाई के बारे में जितना पढ़े हैं, जैसे भोलाराम का जीत, इंस्पेक्टर माता दी चांद पर, ये सब तो पढ़े हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी सरल लोगों ने बताया और बहुत अच्छा लगा। इंस्पेक्टर के जो व्यंग के रूप में बताया गया है, मतलब जो इंस्पेक्टर की जो पुलिस व्यवस्था होती है वो बताते हैं कि मतलब जैसे तुम्हारे धरती पर तुम मतलब पुलिसों का जो अधिकारी है, मतलब व्यवस्था को संभाल रहे हो, तो यहाँ पे भी आके उसमें सुधार करो। तो वो हरिशंकर जो परसाई है वो व्यंग के रूप में दिखाते हैं कि आज की पुलिस व्यवस्था में कैसे रिश्वतखोरी दिखाया जा रहा है और आम जनता को ठगे जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर मुरली मनोहर सिंह ने परसाई की विभिन्न रचनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि अगर परसाई आज होते तो वे समय की विसंगतियों को पूरी ताकत के साथ अपने लेखन में उठाते। परसाई जी का लेखन आज भी उतना प्रासंगिक है। उनकी रचनाएं हमें समाज और राजनीति की गहराई समझने की शिक्षा देती है। परसाई इसलिए आज प्रासंगिक है क्योंकि परसाई का समय और आज का समय बहुत बदला नहीं है, बल्कि सामाजिक विडंबनाएं और जटिल होती चली जा रही हैं। जैसे मैंने बात किया आवारा भीड़ के खतरे, तो जाहिर सी बात है कि अगर 1991 में आवारा भीड़ बढ़ी रही या 1991 की जनगणना ले लीजिए, तो उस समय की जो जनसंख्या है वो आपकी 100 करोड़ के आसपास भी नहीं थी, और आज की जनसंख्या आपकी लगभग 1.5 अरब के आसपास पहुंच चुकी है। उसी अनुपात में बेरोजगारी बढ़ी है, उसी अनुपात में यह भीड़ बढ़ी है। तो जाहिर सी बात है, परसाई जिस बात के लिए आगाह कर रहे थे 1991 में, वो जटिलताएं अगर आज के दौर में आज भी बढ़ी हैं, तो तय है कि प्रासंगिक आज भी परसाई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर M.K. मिश्रा ने परसाई की रचनाओं के बहुस्तरीय दृष्टिकोण और तर्कशीलता पर विशेष चर्चा की। कार्यक्रम के दूसरे चरण में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कई कवियों ने
अपनी कविताओं के माध्यम से गंभीर वातावरण उत्पन्न किया। कार्यक्रम में शहर के अनेक साहित्यकार, पत्रकार और कवि शामिल हुए। परसाई की रचनाओं का विश्लेषण करते हुए कहा कि उनका लेखन बहुस्तरीय, संतुलित और तर्कशीलता से परिपूर्ण है और परसाई का लेखन आज भी सामाजिक और वैचारिक दृष्टि से उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। घर में बात करें झगड़ा हो जाता है और ऊपर ले लिया जाता है, और साहित्य में बात करें जो साहित्य है तो सब समझ नहीं पाते हैं। पर साहित्य पे नहीं लिखूंगा, मतलब पर साहित्य की जयंती के अवसर पे मैं और कुछ कविताएं सुनाई हूँ, और उसमें मैं कविता सुनाई हूँ कि कविता क्यों लिखती हूँ मैं। किसी ने कहा गजल लिखो, किसी ने कहा तराना, किसी ने कहा गजल लिखो, किसी ने कहा तराना, किसी ने कहा गीत लिखो, नया है जमाना। हरिशंकर परसाई ही क्यों, जब ये सवाल हमारे सामने आता है तो मैं ये बात कहना चाहूंगी कि कई बात होते हैं और कई बातों को कहने के कई तरीके होते हैं। यदि हम किसी बात को बुरे तरीके से यदि किसी को बोल रहे हैं या कोई गंभीर बात हमको कहनी है तो हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग जाए। लेकिन हरिशंकर परसाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कितनी भी गंभीर बात क्यों ना हो, वो अपने व्यंग के जरिए और बहुत आसानी से, बहुत गंभीर बातों को भी बहुत आसानी से लोगों के सामने प्रकट करते हैं और लोगों में उसके प्रति एक जागरूकता जगाने का काम समाज में जो है हरिशंकर परसाई जी ने किया है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, जितनी गंभीर बातों को जितनी सरलता से वे समझाते हैं, जितने हंसाते और गुदगुदाते हुए वे समझाते हैं, तो हरिशंकर परसाई जी को पढ़ने के पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण है। बहरहाल हरिशंकर परसाई ने अपने व्यंग और लेखन से व्यवस्था की खामियों को उजागर किया। बिलासपुर में आयोजित ये गोष्ठी उनके वैचारिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सार्थक प्रयास है। ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर में राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन के उद्घाटन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन शामिल हुए। सहकार भारती द्वारा राजधानी रायपुर के जैनम मानस भवन में 23 और 24 अगस्त को देश में पहली बार राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इसमें 28 राज्यों से विभिन्न बुनकर संघों के 1000 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र में सीएम विष्णुदेव साय के वीडियो संदेश का प्रसारण किया गया। अपने संदेश में सीएम ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता को मजबूत करने के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने अधिवेशन की सफलता के लिए आयोजकों और प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं दी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने अधिवेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारिता हमारे रग रग में बसी हुई है। हम सब वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पले बड़े हैं। सहकारिता भारती का राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन 2 दिवसीय रायपुर में आयोजित है। उद्घाटन सत्र प्रारंभ हुआ है। देश भर से 1000 बुनकर इस अधिवेशन में शामिल होने वाले हैं। सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से न केवल स्वरोजगार, सामान्य लोगों की आर्थिक तरक्की वरन देश की आर्थिक मजबूती भी सहकारिता के माध्यम से आ सकती है। आज देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी सहकारिता के क्षेत्र को सशक्त करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और सहकार भारती भी सहकारिता के माध्यम से देश की तरक्की और बेहतरी के लिए
काम कर रही है। निश्चित रूप से ये 2 दिवसीय अधिवेशन इस दिशा में बहुत कारगर और महत्वपूर्ण होने वाली है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ये कहानी है उस छत्तीसगढ़ की जिसने पहचान से सम्मान तक की 25 वर्षों की यात्रा पूरी की। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा देने की घोषणा की। 1 नवंबर 2000 को भारत के नक्शे पर एक नई लकीर उभरी। छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य था। अब वर्ष 2025 छत्तीसगढ़ राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में दर्ज हो रहा है। ये वो वर्ष है जब राज्य अपनी 25 वर्षों की यात्रा पूरी कर रहा है। राज्य की जीडीपी अब 6 लाख करोड़ से अधिक हो चुकी है। राज्य का बजट आकार 1,65,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। शासकीय विद्यालयों की संख्या 56,615 हो चुकी है। इन विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या 2,78,000 हो गई है। शासकीय महाविद्यालयों की संख्या 335 और विश्वविद्यालय 26 हो चुके हैं। जिला अस्पताल 6 से बढ़कर 30 हो गए। घरेलू विद्युतीकरण 100% तक पहुंच चुका है और राष्ट्रीय, राज्यीय व ग्रामीण सड़कों के जाल तक विकास की नई परिभाषा रची। 1 नवंबर 2000 से लेकर आज तक और अनंत काल तक छत्तीसगढ़ महतारी का आंचल समृद्ध होता रहेगा। अपने श्रम और संकल्प से राज्य की आने वाली पीढ़ियां भी छत्तीसगढ़ को भारत के विकास में मजबूत साझेदार बनाती रहेंगी। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता एवं सांसद संतोष पांडे ने कहा कि संसद में राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा हुई। उसके नीतिगत फैसलों पर सरकार को मोहर भी लगा चुकी है, लेकिन एक सवाल उठता है कि कभी भी सदन में सार्थक चर्चा से बचती है। विपक्ष को चाहिए राष्ट्रहित में ऐसे विधेयकों पर सार्थक चर्चा करे। सांसद पांडे ने कहा कि जब हम प्रतिपक्ष में हुआ करते थे तो हमारी प्रेरणा स्रोत अटल जी, अडवाणी जी और तमाम हमारे नेता सदन में सार्थक चर्चा कर राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते रहे, लेकिन कांग्रेस का राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। हम सब जानते हैं कि बड़ी कल्पना लेकर के और सभी सांसद अपने क्षेत्रों की बात रखेंगे। तारांकित प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, 0 आवर, प्राइवेट बिल, अनेक प्रकार के, और जिसमें विधेयक पारित करते हैं, बिल लाते हैं, चर्चा होती है, स्वच्छ चर्चा होती है, सभी अपनी अपनी बातें रखते हैं। और जब वहां सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें तय किया गया तो 130 घंटे चर्चा होती है, मात्र 37 घंटे। आखिर ऐसा क्यों? तो जिस प्रकार से विपक्ष का जो प्रदर्शन रहा है
और जो इन्होंने SIR को लेकर के समय समय पर अलग अलग मुद्दों को लेकर के उन्होंने जो गर्भगृह में जाना और पेपर फाड़ कर फेंकने का काम, बोलने वाले के पास नजदीक जाकर के स्पीकर में चिल्लाने का काम, ये भारत जैसी जहां स्वस्थ लोकतंत्र और परंपराएं रही है उसके साथ खिलवाड़ करने का काम विपक्ष ने किया है। कुछ दिन पहले कन्हारपुरी में खुले नाले में गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिस वार्ड आक्रोशित हो गए, जिससे वार्डवासी, उनका कहना है ये नाला लगभग 2 माह से ऐसे ही खोलकर छोड़ दिया गया है। अगर ये नाला बन जाता तो उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। बताया गया कि ठेकेदार द्वारा नाला बनाने के नाम से रोड को खोद दिया गया था, जिसके बाद वे नाला अभी तक नहीं बनाया गया। कान्हापुरी का रहने वाला एक व्यक्ति अपने घर की ओर जा रहा था, तभी वे खुले नाले में जाकर गिर गया, जिसे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय लोग नाराजगी जाहिर करने लगे। इसको संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 4 लोगों के ऊपर FIR दर्ज की है। 19 अगस्त को कन्हारपुरी में निर्माणाधीन पुलिया में जो गड्ढा खोदा गया था उसमें एक युवक की मोटरसाइकिल से गिरने से मौत हो गई थी। इस संदर्भ में मर्ग कायम किया गया था और मर्ग जांच उपरांत जो है इसमें 4 लोगों के विरुद्ध FIR कायम किया गया है। BNS की धारा 106(1) के तहत इसमें चारों नाम इस प्रकार है। MMD इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर प्रखर श्रीवास्तव, अशोक कुमार दिवांगर उप अभियंता नगर निगम, प्रणय मिश्राम सहायक अभियंता नगर निगम और संजय कुमार वर्मा कार्यपालन अभियंता नगर निगम के विरुद्ध अपराध कायम करके विवेचना में किया गया। जो अभी हाल ही में एक दुर्घटना घटित हुई थी जिसमें निर्माण कार्य किया जा रहा था नाला का और उसमें एक व्यक्ति के गिरने से मृत्यु हो गई थी। उस संदर्भ में अभी हमको ये सूचना मिली है, लिखित में कोई हमारे पास जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि उस पर निगम के भी 3 अधिकारियों और समन्वयक के विरुद्ध FIR की गई। इसमें हमारे यहाँ से कोई भी प्रतिवेदन वहाँ प्रेषित नहीं किया गया था, केवल जानकारी चाहिए गई थी, तो उन बिंदुवार जानकारी उपलब्ध कराई गई थी। आगे जब FIR की कॉपी मिलेगी उसके आधार पर फिर जानकारी दी जा सकती है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स और व्यापारी ने गंज चौक से विरोध रैली निकाली। इस दौरान व्यापारियों का कहना था कि अमेरिका जानबूझकर भारत पर ज्यादा टैरिफ लगा रहा है, क्योंकि भारत अमेरिका से कोई सामान नहीं ले रहा, वहीं रूस से सामान ले रहा है। इससे नाराज होकर अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ज्यादा टैरिफ लगाया है भारत पर, जिस कारण व्यापारियों ने विरोध स्वरूप रैली निकाली। तो वहीं इस रैली में एकजुट होकर व्यापारियों ने नारे लगाते हुए कहा कि विदेशी सामान हटाओ, देसी सामान अपनाओ। जी, आज आप लोग स्वदेशी अपनाओ, क्या है ये? स्वदेशी अपनाओ व्यापार बचाओ का नारा हमारे देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पे किया गया है और पूरे छत्तीसगढ़ में आज ही के दिन शाम 4 बजे एक साथ पूरे प्रदेश में रैली निकली आंदोलन के रूप में। और मैं चाहता हूं कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को हमारी इतनी चिंता है तो हम व्यापारी इसको क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। इतना गंभीर मसला है, अगर इसमें हम शांति से विचार करें तो आने वाली पीढ़ी बहुत तकलीफ पाएगी और हम नहीं समझेंगे। तो मैं सबसे फिर से आपके माध्यम से आग्रह करता हूं, स्वदेशी अपनाएं, व्यापार बचाएं, स्वदेशी अपनाएं, रोजगार बढ़ाएं, स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। अगर अपने देश को 2029 में संबल प्रदेश और देश बनाना है तो हमको ये समझना होगा, ये हमारा भी दायित्व है कि हम देश के लिए कुछ करें। वैसे तो हम कुछ कर नहीं पाते, मगर इस नाते भी अगर हम करते हैं तो हमारे देश से बहुत बड़ा योगदान होगा। उन्होंने हमसे कोई त्याग नहीं मांगा है, हमारे लिए ही हम ही को जगाने का काम कर रहे हैं। तो हम व्यापारी चीज को चिंतन करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। थोड़े से लालच के चक्कर में गुणवत्ता की चीजों को छोड़ रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे भाग रहे हैं। उनकी पैकिंग अच्छी हो सकती है मगर गुणवत्ता हमारे प्रोडक्ट की है,
मैं सभी व्यापारियों से चाहूंगा स्वदेशी अपनाएं, व्यापार बचाएं, स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। देखा गया है जैसे स्वदेशी मेला लगता है, कई सामान बहुत महंगी रहती है। ऐसा होना चाहिए कि जो देश में बन रहा है वो सामान को सस्ती रखे ताकि लोग और ज्यादा उसको। इसका महंगा होने का मूल कारण है आप विदेशी सामान लेते हैं तो हमारे प्रोडक्ट कम बिकते हैं। जब कोई चीज कम मात्रा में बनेगी तो महंगी पड़ती है। आप लेना शुरू कीजिए, देखिए उनसे भी आधे पैसे में उपलब्ध होगा और गुणवत्ता हमारी रहेगी। आप एक चीज का चिंतन करें, जो सामान आप यहाँ से लेते हैं वो 100 बार रोलिंग होगा, आप वहां से लेके पैसे को डेड कर देते हैं। तो मैं चाहूंगा चिंतन करें, समझें और देश को बढ़ाएं। शुभ नामों पर कमलेश जैन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिला इंडस्ट्री इकाई राजनांदगांव, अध्यक्ष। आज आप रैली निकाले लोगों को जगाने के लिए, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, क्या है? स्वदेशी अपनाओ, व्यापार बचाओ हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा है। तो उसी के चलते हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सतीश थौरानी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में ठीक शाम 4 बजे यह रैली आंदोलन के रूप में निकाली गई है। इसका मुख्य उद्देश्य और मूल उद्देश्य एक ही है, स्वदेशी अपनाओ, रोजगार बढ़ाओ, स्वदेशी अपनाओ, व्यापार बचाओ, स्वदेशी अपनाओ, देश का मान बढ़ाओ, स्वदेशी अपनाओ। हर दृष्टिकोण से आप चिंतन करें, स्वदेशी अपनाने से हर दृष्टिकोण से आपको फायदा है, हम सबको फायदा है। बाजार की रौनक भी स्वदेशी अपनाने से ही आएगी। हम दूरगामी अगर सोचते हैं कि स्वदेशी अपनाने से क्या लाभ है, तो इतने लाभ है कि आप गिन गिन के थक जाएंगे। शॉर्ट टाइम के फायदे के चलते हम स्वदेशी अपनाना छोड़ चुके हैं, जबकि गुणवत्ता अगर जांची जाए तो स्वदेशी की गुणवत्ता इतनी अच्छी निकलेगी कि विदेशी कहीं ठहरेगा भी नहीं। हाँ, पैकिंग के मामले में, एड के मामले में कहीं आगे होंगे, मगर गुणवत्ता के मामले में स्वदेशी का स्थानीय शायद कोई ना है न रहेगा। मैं सबसे चैम्बर के माध्यम से अपील करूंगा, स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। जैसे आपने बोले स्वदेशी अपनाएंगे, जैसे ये अगर जनता या व्यापार खुद चाहे जैसे विदेशी माल आते हैं उसको ना ले या खरीदने के लिए ना करे तो कुछ हो सकता है? देखिए, ग्राहक अगर जागरूक होगा तो मैं समझता हूँ किसी को आपको रोकने की जरूरत नहीं है। अभी रोड में मान लो ट्रक चल रही है, आपको देख के चलना है। अगर आप बीच में चलेंगे ट्रक आपको रौंद के निकल जाएगी। स्वदेशी लेना छोड़ दो, खुद चले जाएंगे, हमें किसी का चिंता न बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुभ नाम पर कमलेश वैद, अध्यक्ष, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री राजनांदगांव। भारत माता को, हमारी राष्ट्र माता को वैभवशाली बनाने के लिए सुंदर लगे रहे, ऐसे व्यक्ति को बनाओ। भिलाई का नाम एक बार फिर शिक्षा जगत में रोशन हुआ है। डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट के 3 छात्रों ने कॉमर्स में उल्लेखनीय सफलता हासिल कर भारतवर्ष में स्थान बनाया है। आपको बता दें कि भिलाई में 31 सालों से कॉमर्स शिक्षा को आगे बढ़ा रहे डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट के 3 छात्रों ने देश भर में अपनी प्रतिभा को दिखाया। संस्कार गुप्ता ने सीएमए फाइनल परीक्षा में भारतवर्ष में 22वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं कोमल स्वामी ने 43वां स्थान हासिल किया। गुरकरित सिंह भंगू ने अब तक 2 बार ऑल इंडिया टॉप रैंक में स्थान बनाया है। छात्रों की इस ऐतिहासिक सफलता से संस्थान और पूरे शहर में हर्ष का माहौल बना हुआ है। निर्देशक डॉक्टर संतोष राय ने कहा, ये संस्था और शहर के लिए गर्व का क्षण है। अभिभावकों और शिक्षकों ने भी बच्चों की मेहनत और लगन का गर्व जताया। सीएमए में आपने ऑल इंडिया थर्ड रैंक आया, बहुत बड़ी बात है। किस तरह से तैयारी रही है, जर्नी कैसा बनी? ये जर्नी जो रही है बहुत ही उतार चढ़ाव वाली रही है। बहुत बार लगता है कि डिमोटिवेट हो, लेकिन अपने दोस्तों जो विपरीत परिस्थिति में अच्छा कर रहे हैं उनको देख के कॉन्फिडेंस भी आता है। डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है और गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स अच्छा गाइड करते हैं, आपको कैसे पढ़ना वो भी बताते हैं, तो ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है। पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। मेरे पेरेंट्स जो हैं, मैं पूरा दिन कोचिंग में रहा करता था। मैं ये कहा करता था कि कोचिंग ही मेरा सेकंड घर बन गया। तो बेसिकली मैं खाना जो था बहुत दिक्कत हुआ करता था, क्योंकि बाहर का खाना डेली नहीं खा सकते और मेरी मम्मी नहीं चाहती थी कि टिफिन में बहुत देर पड़ा हुआ खाना होते। तो मेरी मम्मी पापा आया करते थे, टिफिन में कार में ला के खाना दिया करते थे और मैं गर्म खाना खा सकता था। तो उनको मैं बहुत थैंक यू करता हूँ। ठीक है, आपने इतनी तैयारियाँ की है, इतनी कड़ी मेहनत की है। सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल से कितनी दूरी थी आपको? मेरे को लगता है कि सब चीज़ को बैलेंस करके चलो तो सब हो सकता है। भले ही मेरा अच्छा रैंक है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं सोशल मीडिया में नहीं हूँ। लिंक्डइन में मैं एक्टिव हूँ और मैं जहाँ भी कुछ अच्छा रहता है मैं हर जगह कमेंट करता हूँ, लाइक करता हूँ। बस उसको बैलेंस करके कैसे चलना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आने वाले समय पे इंडिया पे ही रहेंगे या बाहर जाने का कुछ सपना है? अपॉर्चुनिटी भी डिपेंड करता है। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली तो बाहर भी मिला सकता है।
जो बच्चे अब सीएमए में आ रहे हैं, तैयारी करने लगे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? ये कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम जो है वो स्ट्रैटेजी से खेला जाता है। जो एग्जाम के 8 दिन होते हैं उसमें अगर अपना माइंडसेट सही रखें तो उस पर बहुत फर्क पड़ सकता है। आप फेल पास का डिसीजन भी वो 8 दिन है। दुर्गा पिजाई में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो तैयारी करवाते हैं कॉमर्स में, संतोष राय को ही आपने क्यों चुना? बेसिकली संतोष राय इंस्टीट्यूट मैंने इसलिए चुना क्योंकि जब मैं 11th में आया था तो मैं कई सारे इंस्टीट्यूट जो भिलाई के हैं कॉमर्स वाले, 11th की पढ़ाई के लिए मैं बहुत जगह जा रहा था और पूछ रहा था आप कैसे कैसे बातचीत की, लेकिन संतोष सर के यहाँ पे जब मैं आया और संतोष सर से मेरी बात हुई तो मेरे को लगा ये बंदा कुछ अच्छा है, तो यहाँ मेरे को उसी दिन से ट्रैक टू ऑफ। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।